हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी आर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लूसेंट इतिहास लेकर आए हैं, जिसका एक एक चैप्टर करके पूरा इतिहास को करके पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। प्राचीन भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राचीन इतिहास, नंबर 2 मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में नंबर 1 प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी इतिहास जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। नंबर 1 धर्म ग्रंथ, नंबर 2 ऐतिहासिक ग्रंथ, नंबर 3 विदेशियों का विवरण और नंबर 4 पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। यानी इन्हीं 4 स्रोतों के आधार पर हम प्राचीन इतिहास को जानने का उल्लेख करेंगे। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। इसके संकलन कर्ता महर्षि कृण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहते हैं। इस वेद में आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। यानी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा चरणों से शूद्र की उत्पत्ति माना गया है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी में अंतर। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी ईसाई कैलेंडर या इसको जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है।
ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी BC बिफोर दी बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ था। ईसा मसीह की जन्मतिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईसवी लिखा जाता है। ईसवी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी का शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सस्वर पाठ करने के लिए मंत्रों तथा बल के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को आर्घ्य कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, यानी यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। नंबर 2 सामवेद। नंबर 3 सामवेद। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। नंबर 4 अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महामात्म्य आदि विविध विषयों से संबद्ध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसमें सभा एवं समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सभा और प्रजापति की किनको सभा एवं समित किनकी 2 पुत्रियों का उल्लेख किया गया, तो यह प्रजापति की पुत्रियों का उल्लेख है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। पुराण संबंधित वंश यानी विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण का आंध्र सातवाहन वंश से और वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से संबंधित है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 यानी मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली मिलती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वह भी पुराण सुन सकती थीं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। इसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष माना गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं
प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिक के साथ उसके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य का एक नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी मिलता है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, जिसके लेखक अली अहमद हैं, चचनामे में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। यह संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण की पुस्तक मानी जाती है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यौन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, यानी विदेशी यात्रियों से क्या क्या जानकारी मिलती है, तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, यूनानी रोमन लेखक। यूनानी रोमन लेखक के अंतर्गत नंबर 1 टेसियस। यह ईरान का राज्य वैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से भरपूर होने के कारण अविश्वसनीय है। नंबर 2 हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसेक्रिटस तथा आस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। नंबर 5 डायमेकस। यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित था। नंबर 6 डायोनीसियस। यह मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। नंबर 7 टालमी। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। नंबर 8 प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। नंबर 9 पेरिप्लस ऑफ द इर्थियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी गई है। नंबर 2 चीनी लेखक। चीनी लेखक के अंतर्गत
नंबर 1 फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। नंबर 2 संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित कीं। नंबर 3 ह्वेनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत वर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कप्स्या पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। नोट: ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक। नंबर 1 अल-बरनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब-उल-हिंद, यह तहकीक-ए-हिंद यानी भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, पूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक। अन्य लेखों के अंतर्गत नंबर 1 तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नंबर 2 मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख मोगाचकोई यानी जो एशिया माइनर से प्राप्त हुआ था, से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य यानी अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथे गुम्फा अभिलेख में हुआ है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। दुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी देने वाला सौगौरा अभिलेख
में मिलता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभलेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख, जो कि शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी बंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ थीं। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कारसार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अर्कामेडू यानी पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, जिसका नाम सुवर्णभूमि वर्तमान में म्यांमार है, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया का आधुनिक नाम कंबोज, और जावा यव द्वीप से स्थापित हुए थे। महत्वपूर्ण अभिलेख और किसके शासनकाल में ये अभिलेख लिखे गए थे। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल, यह एक तिथि रहित अभिलेख था। जूनागढ़ अभिलेख, जो कि गिरनार यानी गुजरात में स्थित है, यह रुद्रदामन के शासनकाल से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलसरी। प्रयाग स्तंभलेख, यह समुद्रगुप्त के शासनकाल से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। तो इस प्रकार से ये प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का ये चैप्टर पूरा होता हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।